मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 10 जो सेक्शन 129 से 148 तक है उस पर चर्चा करेंगे। इसको एक्ट में 4 भागों में बांटा गया है। इस चैप्टर का नाम है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। पहला है अनलॉफुल असेंबलीज और दूसरा है पब्लिक न्यूसेंसेज। आज हम इन 2 पार्ट्स को करेंगे और पार्ट सी है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, और चौथा है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 144 से 148 4 सेक्शंस को कल के भाग में करेंगे और आज हम इन 2 भागों को करेंगे जिसमें अनलॉफुल असेंबलीज और पब्लिक न्यूसेंसेज का जिक्र है। तो आप देखेंगे कि चैप्टर 10 का सेक्शन 29 से 148 में सबसे पहले हम सेक्शन 129 पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 129 क्या कहता है कि कोई भी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट या एसएचओ या उसकी अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर की पदवी से ऊपर का आदमी, पुलिस अधिकारी, किसी भी अनलॉफुल असेंबली को जो विधि विरुद्ध जमाव जिसको कहेंगे, जो विधि विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, उसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा है जिसमें शांति बाधित होने की संभावना है, तितर बितर होने का आदेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे उसके अनुसार तितर बितर हो जाएं जो आदेश दिया जाता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि आदेश के बाद यदि जमाव तितर बितर नहीं होता है या उस प्रकार का आचरण दिखाते हैं कि वो तितर बितर न होने का निश्चय दिखाते हैं, तो मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बल प्रयोग से तितर बितर की कार्रवाई कर सकता है। और जो व्यक्ति सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है, जमाव को तितर बितर करने के लिए विधि अनुसार दंड दिलाने के लिए सहायता ले सकता है, किंतु ये व्यक्ति जो समाज का है, ये आर्म्ड फोर्सेस का आदमी नहीं होना चाहिए, ना अधिकारी होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 130 क्या कहता है? सेक्शन 130 का 1 यह लोक सुरक्षा के लिए जब जमाव तितर बितर करना जरूरी है तो उच्चतम पदवी का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो आर्म्ड फोर्सेज की सहायता से तितर बितर करा सकता है। अब उच्चतम पदवी के माने ये है कि डीएम, एसपी, मतलब वो लोग जो है उच्चतम पदवी का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी नहीं, यानी डीएम या एडिशनल डीएम, डीसी, एडीसी, वो जो है मतलब आर्म्ड फोर्सेस की सहायता ले सकता है। वो वहाँ के कमांडेंट से बात करेगा और कमांडेंट जो है अपनी टुकड़ी भेजेगा। इस तरीके से उसको तितर बितर करने के लिए वो कर सकता है। जब वो टुकड़ी वहाँ से तितर बितर करने के लिए आती है, यदि किसी कारणवश उस अधिकारी से बात नहीं हो पाती वहाँ के लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, तो क्या होगा? आर्म्ड फोर्सेज का जो अधिकारी जिसने ये रिक्विजिशन मांगी थी या जिससे ये रिक्विजिशन मांगी गई है, केवल उतने ही बल का प्रयोग करेगा तथा शरीर व संपत्ति उतनी ही को हानि पहुंचाएगा जितनी से जमाव तितर बितर हो सकता है। उसके गिरफ्तार करने या निरुद्ध यानी डिटेन करने के लिए जो ज़रूरी है, ये नहीं कि मतलब जी चाहा जितने आदमियों को मार दिया, जी चाहा जितने आदमियों को अस्थि पहुंचा दी, जी चाहा जितने जायदाद को नुकसान कर दिया। केवल जितनी ज़रूरत है जिससे तितर बितर सभा हो सके, जमाव तितर बितर हो सके, उतना ही वो करेगा। और सेक्शन 131 क्या कहता है कि जब लोक सुरक्षा संकट में है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा, आर्मी के आदमी आ गए, आर्मी की टुकड़ी आ गई, अब वो जो है संपर्क करना चाहते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा,
तो संपर्क ना होने की सूरत में क्या होगा, उस जमाव को तितर बितर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस का कमीशन्ड ऑफिसर जो भी, मतलब जिसको आयुक्त तो हम हिंदी में कहेंगे, या गजटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी जो आर्मी का है, अपने आर्म्ड फोर्सेस के बल की मदद से उस जमाव को तितर बितर कर सकता है। यानी इन केस द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंटेक्टेड, देन द गजटेड ऑफिसर और द कमीशन्ड ऑफिसर कैन पास द ऑर्डर, और उस मदद से उस जमाव को तितर बितर कर सकता है ताकि उन्हें कानून के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार किया जा सके और डिटेन किया जा सके। इस दौरान यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल हो जाता है तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देगा उसके अनुसार ही वो कहे कि गोली बंद करो या मतलब इसको चलाओ या ना चलाओ, आगे कार्रवाई करो या ना करो, तो फिर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा उसके मुताबिक कार्य होगा। 132 सेक्शन क्या कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस, यानी जो सेक्शन 129, 30, 31 इनके तहत कार्य किया गया, उसके अधीन किए गए कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को अभियोजित नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किसी भी न्यायालय में उसको बुलाया नहीं जा सकता। अब इसका सब सेक्शन ए क्या कहता है 132 का, वो कहता है कि जहाँ व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी या सदस्य है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लिए बगैर किसी किस्म का कोई भी आरोप उस पर नहीं लगाया जा सकता, यानी किसी न्यायालय में उसको तलब नहीं किया जा सकता। 2A क्या कहता है, जब कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर इन धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक गुड फेथ में काम कर रहे हैं या उन्होंने गुड फेथ में काम किया है तो 129 या 130 के अनुपालना में किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। जो गुड फेथ में है 131 में आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी के बारे में कहा गया है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब 132D क्या कहता है, वो कहता है कि सशस्त्र बल के किसी भी सदस्य ने जो आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हो उसके पालन में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता। जैसे कमीशन्ड ऑफिसर ने या गजटेड ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया कि शूट, और सिपाही के द्वारा चलाई गई गोली से यदि कोई आदमी मर जाता है तो ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट, ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई जुर्म नहीं किया। अब आर्म्ड फोर्सेस का अर्थ दिया है इसने कि व्हाट इज़ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में नौसेना, सेना, वायुसेना और इसमें इस प्रकार क्रियाशील संघ और अन्य सशस्त्र बल भी शामिल हैं, जैसे CRPF वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे शामिल हैं। अब ऑफिसर की परिभाषा दी है इसी के अंदर। ऑफिसर मीन्स आयुक्त, यानी कमीशन्ड ऑफिसर, गजटेड राजपत्रित अधिकारी, वेतनभोगी जो तनख्वाह ले रहा है, और इसमें JCO है, वारंट ऑफिसर है, पेटी ऑफिसर है, नॉन गजटेड ऑफिसर, ये सारे के सारे शामिल हैं। मीनिंग देयर बाई सिपाही ने छोड़कर सारे कह दिए। और इसके बाद अगला जो है मेंबर की डेफिनेशन दी गई है, और मेंबर की डेफिनेशन में क्या कहता है कि अधिकारी से अलग सशस्त्र बल का जो सदस्य है, मीनिंग देयर बाई सिपाही से लेकर उच्च कोटि के अधिकारी तक सारे के सारे जो है दे पीपल हैव बीन डिफाइंड हियर। अब 132 और सेक्शन 197 CRPC है। 132 के साथ 197 का पढ़ा जाना अनिवार्य है। 197 क्या है, उसमें है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। जजेस और पब्लिक सर्वेंट्स पर प्रोसिक्यूशन करने के लिए अनुमति लेनी ज़रूरी है।
सरकार की। इसी प्रकार से सेक्शन 132 के अंदर अनुमति लेनी जरूरी है। अब वो अनुमति जो है 132 में, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार से अनुमति लेनी, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी, राज्य सरकार से अनुमति लेनी अनिवार्य है। तो इसका एक डिफरेंस किया है। सेक्शन 132 और 197 का एक केस ला है रामकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। रामकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो है ये रिपोर्टेड केस है 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 735। और इसमें क्या कहा कि आर्म्ड फोर्सेस का जो मेंबर है सैंक्शन फॉर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 132 इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर सैंक्शन अंडर सेक्शन 197। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट इज नॉट वैलिड विदाउट सैंक्शन। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सेक्शन 132 में ली गई सैंक्शन को 197 की सैंक्शन नहीं कहेंगे, दोनों में अलग अलग से सैंक्शन ली जानी अनिवार्य है। अब जो है सेक्शन 133 के ऊपर बात करेंगे। 133 जो है नित्य प्रति प्रयोग किया जाता है। ये कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस है। तो इसको किस तरीके से लागू किया जाता है, कौन लागू कर सकता है? तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्पेशली एम्पावर्ड है, पुलिस से या अन्य सूचना मिलने से वो गवाही लेकर जो ठीक समझे ये आदमी ऑर्डर पास करेंगे। किसी पब्लिक पीस प्लेस यानी पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई अवरोध पैदा कर दिया है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दी है या न्यूसेंस पैदा कर दी है, वे रास्ते के ऊपर कर दी है, नदी या चैनल के ऊपर कर दिया है। चैनल जो है छोटी नाली को कहते हैं, जिसको जल सरणी भी हिंदी में कहते हैं। उस पर कोई अवरोध, रुकावट, बाधा पैदा कर दी या न्यूसेंस पैदा कर दी, तो उसमें विधि विरुद्ध जो बाधा है या न्यूसेंस है उसको हटाया जाना चाहिए। और उसको हटाए जाने के लिए क्या है? मैजिस्ट्रेट कैन पास द कंडीशनल ऑर्डर। इसी प्रकार से कोई व्यापार है, व्यवसाय चला रहा है, माल या सौदा रख रहा है जो कम्युनिटी के स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है। जैसे एक आदमी ने कोई फैक्ट्री लगा ली और उससे कचरा जो है ना, पानी के साथ कोई ऐसा तत्व मिल करके बाहर आ रहा है कि उसमें दुर्गंध फैल रही है और लोकेलिटी के लिए बहुत खतरनाक है, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर कम्युनिटी शब्द प्रयोग किया गया है इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 में। तो कम्युनिटी के माने समाज से तात्पर्य है, इसको छोटा ना माने, यानी पब्लिक इन लार्ज इसका अर्थ है। और ये बात जो है 2005 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 640 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कम्युनिटी मीन्स पब्लिक एट लार्ज। तो जो पब्लिक एट लार्ज यानी समाज के स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है, तो उसको वहाँ से हटवाना के लिए मैजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता है? कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है। अगला है कि किसी मकान का निर्माण, पदार्थ का निपटान, डिस्पोज ऑफ सब्सटेंस, जिससे अग्निकांड हो सकता है। मतलब किसी चीज़ को, जैसे बम रख रखे हैं किसी मकान में, किसी को पता लग गया कि विस्फोट हो जाता है तो अग्निकांड हो सकता है। तो एक्सप्लोसिव जिसको बोलते हैं, तो उसे रोकना और बंद कराना के लिए मैजिस्ट्रेट कैन पास द कंडीशनल ऑर्डर। कोई बिल्डिंग है, गिरने का अंदेशा है या इस तरीके से बनाई गई है, तंबू है वो वहाँ पर लगाया गया है, कोई निर्माण या वृक्ष का गिरना संभावित है और आने जाने वालों के लिए हानि हो सकती है, तो उनको हटवाना, मरम्मत करवाना या सहारा देना ये ज़रूरी है। और उसके लिए माननीय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन पास द कंडीशनल ऑर्डर।
फिर किसी कुआं है, तालाब है या उत्खनन है, उत्खनन खुदाई को बोलते हैं, को इस तरीके से बाढ़ फेंसिंग करवाई जाए कि जनता को कोई खतरा ना हो। कुआं है, दिखाई नहीं दे रहा, रात का वक्त है, उसके अंदर गिरने का अंदेशा है, तो उसको बाढ़ करवानी ज़रूरी है, फेंसिंग करवानी ज़रूरी है। कुआं है, तालाब है, इसलिए आजकल देखा होगा कि सरकार जो है तालाबों को मतलब चारदीवारी बनाने के लिए पैसे दे रही है, ये वो उसको फेंसिंग आप कह सकते हैं। तो फेंसिंग करवानी ज़रूरी है। इसी प्रकार से कोई भयानक जानवर गांव में आ गया, जनता के बीच में आ गया, तो उसका मारना या उसको कन्फाइन करना या अन्य तरीके से उसका निपटान करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो ऐसा ऑर्डर पास करे, जिससे कंडीशनल ऑर्डर पास करे कि जिससे उस खतरनाक जानवर से बचा जा सके। तो इन सारी बातों को करने के लिए क्या है कि क्या किया जाएगा? इन सारी बातों के लिए मजिस्ट्रेट इनके स्वामित्व रखने वाले, जैसे जो आदमी इनका मालिक है या जिनका कब्जा है, उन आदमियों को आदेश देगा कि या तो वो उस बाधा को हटाएं, न्यूसेंस को दूर करें, व्यापार या माल सौदा जो भी मतलब नोक्सिशियस है, समाज के लिए खतरनाक है, उसको वहाँ से हटाएं, बंद करें, बिल्डिंग के निर्माण को रोकें, बंद करें, या भवन तंबू आदि उसकी मरम्मत करें, या उसको इस तरीके से सहारा दें कि वो खतरा संभावित जो है वो टल सके। कुएं या तालाब या कोई खुदाई है, उसको इस तरीके से बाड़ लगाएं और जानवर को नष्ट करें या कन्फाइन करें, इस तरह का मतलब आदेश मालिक को या कब्जे जिसका कब्जा है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है। अब जब यदि वो इनकार कर दे, किसी मकान को के गिरने की संभावना है, गली में आने जाने वालों को खतरा है, तो उस मकान मालिक को नोटिस दिया गया, कंडीशनल ऑर्डर पास किया गया। तो कंडीशनल ऑर्डर की कंप्लायंस वो अगर नहीं करता, तो इनकार की सूरत में क्या होगा? हाजिर ना होने पर, कोई सबूत ना देने पर हाजिर होकर के सबूत देना होगा कि जी ऐसा नहीं है, ये गलत आपको सूचना मिली है, उस आदेश को पूर्ण कर दिया जाएगा। यदि वो हाजिर न होकर कोई जवाब नहीं देता या कोई सबूत नहीं देता, तो ऑर्डर विल बी मेड एब्सोल्यूट। ऑर्डर जब एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, 133(2) में क्या कहता है? 133(2) कहता है कि नो ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। ये इम्पोर्टेंट है कि जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने एब्सोल्यूट किया, उस ऑर्डर के खिलाफ लोग जो है आजकल लिटिगेशन में बहुत विश्वास करते हैं कि यूँ कर देंगे, 6 कोर्ट हैं, एक महीने तो दूसरी में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी सिविल कोर्ट, ये किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन दी है पब्लिक प्लेस की, कि पब्लिक प्लेस क्या है? पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स आल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू स्टेट, यानी राज्य से संबंध रखने वाली संपत्ति भी पब्लिक प्लेस में आती है। कैंपिंग ग्राउंड्स जैसे पड़ाव के मैदान हैं, ग्राउंड्स लेफ्ट अनऑक्युपाइड फॉर सैनिटरी, सफाई के लिए रखे गए मैदान हैं, और रिक्रिएटिव पर्पज़ के लिए जो रखे गए हैं, प्रमोद के उद्देश्य से जो रिजर्व किए गए हैं, वो सारे के सारे जो है एक्सप्लेनेशन के अनुसार पब्लिक प्लेस में आते हैं। तो 2009-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 853 पृष्ठ के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या करार दिया है कि सेक्शन 133 कैन बी इन्वोक्ड टू रिमूव पब्लिक न्यूसेंस कॉज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स वाटर मिक्स्ड विद वेस्ट मैटर को एफ्लुएंस कहते हैं, जिसको कूड़ा करकट भी हम कह सकते हैं। और आगे उन्होंने कहा है कि एयर डिस्चार्ज कॉजिंग हार्डशिप टू जनरल पब्लिक, जैसे कई आदमी, छोटी गली है, मतलब बहुत भीड़ी सी 5-7 फुट की गली है,
और एसी का वो बाहर लगा देते हैं गली में। आने जाने वालों के लिए उसका मतलब एयर प्रेशर जो है इतना गलत होता है कि मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से इतना ही नहीं, और भी बहुत हैं। एयर पोल्यूशन जो है मतलब कोई फैक्ट्री लगा रखी है, वहाँ से ऐसी दुर्गंध आती है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है 2009-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 853 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 133 कैन बी इन्वोक्ड टू रिमूव पब्लिक न्यूसेंसेस caused by discharge of effluents and air discharge causing hardship to general public। इसके बाद 2003 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 137 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है द प्रोसीडिंग्स अंडर द सेक्शन आर समरी इन नेचर। और क्वेश्चन ऑफ टाइटल अगर किसी ने उठाया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने इसी जजमेंट में कहा है क्वेश्चन ऑफ टाइटल to be decided by the civil court। Then go there in the civil court। सिविल कोर्ट में रेफरेंस बना करके भेजेगी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट। ये नहीं कि सिविल कोर्ट में आप चैलेंज करते हो। क्वेश्चन ऑफ टाइटल इफ रेज्ड देयर, रेफरेंस विल बी सेंट देयर एंड द सिविल कोर्ट विल डिसाइड द टाइटल। उसके बाद जो है 2005 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 125 पृष्ठ के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इन ने दो सेक्शंस को साथ में स्टडी करते हुए अपना मत दिया है कि सेक्शन 134 और 144 भी 133 की तरह है, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, डिस्टिंक्शन क्या है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144 इज जनरल प्रोविजन एंड सेक्शन 133 इज ए मोर स्पेसिफिक प्रोविजन। Order under section 133 is conditional, where under section 144 is absolute। इसमें तो कंडीशनल ऑर्डर पास करके बाद में एब्सोल्यूट किया जाता है, और उसके अंदर सीधा ही जो है एब्सोल्यूट ऑर्डर पास किया जा सकता है। जैसे मान लिया सड़क के ऊपर 10 आदमियों ने, नेशनल हाईवे है, कोई लाश रख दी, बैठ गए और उठाया नहीं उठ रहे, तो वहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर पास करे, उनको रोक करे तो मतलब जाम लगा रहेगा। तो 144 जो है इज ए स्पेसिफिक सेक्शन विच मेक्स इट क्लियर कि देयर इज नो कंडीशनल ऑर्डर, रादर इट इज एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब 2006-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 187 पृष्ठ के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है, मनोज एंड अदर वर्सेस प्रेमलाल का केस है। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 133 न्यूसेंस, रिमूवल ऑफ अनलॉफुल न्यूसेंस। न्यूसेंस वैसे होती ही वो है जो कानून विरुद्ध हो, तो कहता है रिमूवल ऑफ अनलॉफुल न्यूसेंस ऑफ वर्कशॉप इन ए रेजिडेंशियल एरिया। एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किसी ने उद्योग लगा लिया, on account of running said workshop, complainant, his children and other inhabitants of the area were exposed to health hazard। यानी स्वास्थ्य खराब होने लगा उनका, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया। तो सेम डिस्टर्बिंग द स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ कंप्लेनिंग एंड अदर नेबर्स। तो कंप्लेनेंट और नेबर्स के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, और एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो सेम डिस्टर्बिंग द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कंप्लेनेंट एंड अदर नेबर्स, ऑर्डर ऑफ एसडीएम डायरेक्टिंग द पेटिशनर टू रिमूव द न्यूसेंस हेल्ड प्रॉपर। और इस तरीके से 2016 दो क्रिमिनल कोर्ट केसेस 222 में केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सेक्शन 142 और 133 के ऊपर कहा है कि इंटरिम इंजंक्शन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू पास एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन बाय वे ऑफ इमीडिएट मेजर अंडर सेक्शन 142 CRPC ओनली व्हेन केस इज कवर्ड बाय प्रोविजन कंटेंड इन सेक्शन 133 CRPC। तो इस तरीके से 133 सेक्शन हमारा कवर हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले सेक्शन 134 के ऊपर चर्चा करेंगे। सेक्शन 134 क्या कहता है,
सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, आदेश की तामील और अधिसूचना, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, यदि प्रैक्टिकेबल है तो सम्मन की भांति तामील की जाएगी। अब सम्मन की भांति तामील की जाएगी, यहाँ पर सम्मन शब्द आया। सम्मन हमने पीछे पढ़ा था, आपको याद होगा। सम्मन जो है सेक्शन 61 से 69 तक सम्मन है। तो 61-62 में फॉर्म और सम्मन का भेजा जाना है। तो यदि तामील ऐसे ना हो तो फिर प्रोक्लेमेशन एंड पब्लिकेशन एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स होगी। ए कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर कैन बी स्टक, स्टक माने चिपकाना, उस ऑर्डर के साथ ये कॉपी भी चिपकाई जाएगी। ये कॉपी किसी ऐसे स्थान पर चिपकाई जाएगी जो सूचना के लिए सबसे उपयुक्त हो। अब यहाँ पर प्रोक्लेमेशन शब्द आया, पब्लिकेशन आया, हमने पीछे के सेक्शंस में पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, प्रोक्लेमेशन कहाँ है? सेक्शन 82 के अंदर, और पब्लिकेशन का जिक्र आया सेक्शन 95 के अंदर। तो इस प्रकार से अब हम अगला सेक्शन 135 करेंगे। पर्सन टू whom order is addressed to obey और सो काज, जिसके खिलाफ आदेश हुआ है वो उस समय सीमा के अंदर या तो उसका पालन करे या हाजिर होकर कारण बताएगा। सेक्शन 135 यही कहता है। सेक्शन 136 क्या कहता है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज फेलिंग, यदि वो उसकी पालना नहीं करता और पेश होकर कोई कारण नहीं बताता तो आईपीसी की धारा 188 का उत्तरदायी यानी दोषी होगा और ऑर्डर एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा। अब जब ऑर्डर एब्सोल्यूट कर दिया, वो व्यक्ति पेश होने पर भी कार्रवाई नहीं करता। प्रोसीजर व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, जब वो उस राइट को भी डिनाई करता है, पेश होकर के नहीं मानता, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति के पेश होने पर मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि क्या वह नदी, मार्ग, जल सरणी या वो स्थान जिसके बारे में लोक अधिकार के अस्तित्व से वो इनकार करता है। तो मजिस्ट्रेट जांच करके 138 के तहत कार्रवाई करेगा। यदि वो उनके बारे में यानी लोक अधिकार के अस्तित्व को इनकार करता है तो फिर मजिस्ट्रेट जो है विल प्रोसीड फर्दर। और 138 क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन ही अपीयर्स टू शो कॉज, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेकर या तो परिवर्तन के साथ, यानी जो उसको 133 में कंडीशनल ऑर्डर पहले दिया था, आइदर बाय डूइंग द चेंज, उसमें तब्दीली करते हुए, या बिना ऑर्डर को तब्दील किए एब्सोल्यूट करेगा। अब यहाँ पर 138 में ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेकर के, जब वो आदमी पेश हो गया, उसने अपना शो का बता दिया, कारण बता दिया, तो उसको सुनने के बाद, उस साक्ष्य को लेने के बाद, या तो ठीक समझता है कि हाँ इसकी बात में कोई इतना दम है तो उस अनुसार परिवर्तन कर देगा ऑर्डर में। यदि उसकी बात में कोई दम नहीं पाता तो बिना परिवर्तन के उसको एब्सोल्यूट कर देगा। अब 138(3) क्या कहता है कि इफ मजिस्ट्रेट इज नॉट सो सेटिस्फाइड देन नो फर्दर प्रोसीडिंग विल बी टेकन इन द केस। यदि मजिस्ट्रेट को यह संतुष्टि हो जाती है कि यस द पर्सन इज राइट देन देयर इज नो नीड टू प्रोसीड फर्दर। अब 139 क्या कहता है? पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। 139 के तहत मजिस्ट्रेट को धारा 137 और 138 के अधीन जांच के प्रयोजन की से किसी के द्वारा लोकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। अब किसी एक्सपर्ट को बुला करके उसकी परीक्षा भी कर सकता है, एग्जामिन भी कर सकता है, कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकता है। अब जब एक्सपर्ट अब आएगा, वो अपना व्यू देगा,
तो फिर 140 के तहत क्या करेगा कि उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश इंस्ट्रक्शंस, कि जब किसी व्यक्ति को धारा 138 के तहत इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाता है तो उसे लिखित हिदायत दे सकता है। वो कह सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का खर्च कौन सहन करेगा। ये बात धारा 140 कहती है। अब 141(3) क्या कहता है कि रिपोर्ट जो वो देगा जिसने अन्वेषण किया, तो दैट विल बी रेड इन एविडेंस इन द केस, यानी उसमें गवाह के रूप में पेश होने की ज़रूरत नहीं है, एडमिसिबल है वो रिपोर्ट। 140(4) क्या कहता है कि एक्सपर्ट को जब सम्मन दे करके गवाह के रूप में बुलाया जाएगा तो उसका खर्च कौन सहन करेगा, ये भी मैजिस्ट्रेट कह सकता है कि फला आदमी इसको सहन करेगा। अब धारा 141 क्या कहती है, प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस। जब धारा 136 और 138 के अधीन आदेश पूरा कर दिया जाता है, पूर्ण कर दिया जाता है, एब्सोल्यूट कर दिया जाता है, तो जिसके खिलाफ ऑर्डर किया उसे सूचित करते हुए आदेश दिया जाएगा कि इतने समय में या तो उसको पूरा करो, लागू करो, इम्प्लीमेंट करो, अन्यथा धारा 188 का दोषी तो वो है ही। और यदि वो नहीं करता तो मैजिस्ट्रेट उसकी संपत्ति जो उसके अधिकार क्षेत्र में है या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है और उसकी नीलामी करके खर्च वसूल कर सकता है। अब 141(3) जो है वो फिर यही बात कहता है कि नो सिविल सूट विल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन। अब 142 क्या कहता है, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी के दौरान जो है निषेधाज्ञा दी जा सकती है। जब मैजिस्ट्रेट को ये समझता है कि जनता को खतरा या गंभीर किस्म की हानि का निवारण हेतु तुरंत उपाय किया जाना चाहिए, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सटे दे सकता है, इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। यदि व्यक्ति आदेश की पालना में चूक करता है तो मैजिस्ट्रेट ऐसे साधन का प्रयोग कर सकता है जिससे खतरा दूर हो जाए। इसके लिए भी फिर जो है सब सेक्शन 3 यही कहता है कि नो सिविल कोर्ट विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस सेक्शन आल्सो, दिस ऑर्डर आल्सो। अब 143 क्या कहता है, मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यानी रिपीटिशन को रोकने के लिए या उस न्यूसेंस को जारी रहे उसको रोकने के लिए मैजिस्ट्रेट रिपीट कर सकता है ऑर्डर को। कैसे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, या डीएम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों वाला मैजिस्ट्रेट को ये पावर जिसको दी गई है, ये तीनों जो है मे ऑर्डर एनी पर्सन नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू द पब्लिक न्यूसेंस एज डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी में जो दिया गया है पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन, उसके अनुसार उसको दोबारा से रिपीट ना हो ऐसा आदेश डीएम, एसडीएम और वो मैजिस्ट्रेट जिसको डीएम के द्वारा स्पेशल पावर्स दी गई हैं ऑर्डर पास कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन 143 तक पूरे हुए। शेष सेक्शन 144 से 148 कल करेंगे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि जिनको ये लेक्चर अच्छा लगा वो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।